इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से तबाही दिखी, ऐसा लगता है कि रिकवर करेगा भी या फिर नहीं। ब्रेंट क्रूड ने लास्ट 52 वीक के अंदर ऑल टाइम हाई बना दिया और ऐसा लग रहा है ये कहां जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। और अब जो ये ब्रेंट क्रूड है, लोग कह रहे $150 तक जा सकता है। ईरान ने वार्न कर दिया है यूएस को कि ग्राउंड इन्वेजन की तो सोचना भी मत, अदरवाइज बहुत भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ 2026 के लिए जो पोर्टफोलियो है वो मैं रीबैलेंस कर रहा हूं, कौन कौन से स्टॉक्स में ऐड करने वाला हूं ये भी डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स भी है कुछ ऐसे जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि 2026 एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ईयर बन सकता है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार के साथ। और बाजार के अंदर तबाही दिखी, जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप 2.5% से ज्यादा गिरा और बैंक निफ्टी करीब करीब 4% के आसपास। और निफ्टी 50 तो फ्री फॉल होता हुआ दिख गया 2% के आसपास। और रिटेल इन्वेस्टर के हाल हो चुके हैं यहां पर खराब। सो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो क्रूड ऑयल है, इसके डर की वजह से जो प्राइस है ये खुद को करेक्ट कर रहा है। अभी जो करेक्शन है ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जो निफ्टी 50 है वो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अब यहां पर लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार शेयर बाजार बेकार है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। 100 चीजें आपको इस समय पे न्यूज में देखने को मिल रही होगी और आपके मन में होगा डर का माहौल कि भाई साहब बाजार रुकेगा या तबाह हो जाएगा, पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा। देखो, जब भी आपको डर लगे तो सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना चाहिए अपने डेटा को। अगर आप देखोगे तो रीसेंट ऑल टाइम हाई का जो करेक्शन रहा है वो 15% के आसपास हो चुका है। अगर आज के करेक्शन को भी मिला ले, क्या हिस्टोरिकली ये चीज नहीं हुई? हिस्टोरिकली 17% तक सिर्फ और सिर्फ 2 साल, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल ही बाजार गिर गया था। इस समय पे भी लोगों को लग रहा था कि जो ट्रंप है ये सबको बर्बाद कर देगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है ये बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आती है। मतलब क्या है कि जो डाउनसाइड स्लोप होता है ये अच्छा होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहां पर बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अगर आप इससे भी पुराना जाओगे तो 2022 का टाइम दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पे बाजार 10% गिरा था और लोगों को लग रहा था बाजार नहीं उठेगा। यहां पर अगर आप देखोगे 2021 से 22 तक बाजार के अंदर 17% का फॉल आया था। इससे पहले जाओगे कोविड आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बाजार करीब करीब 37% तक गिर गया था। और बार बार रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या बाजार खत्म हो गया, कि क्या बाजार में इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है, क्या बाजार के अंदर से हम लॉस बुक करके निकल जाए। ऐसे ना जाने कितने सवाल जब बाजार के अंदर करेक्शन आती है रिटेल इन्वेस्टर पूछता है, क्योंकि जो भी उसके गेन्स होते हैं वो सारे के सारे गेन्स जीरो हो चुके होते हैं, इवन लॉसेज हो रहा होता है। सो मैं आपको एक सिंपल शब्दों में एक और चीज समझाना चाहूंगा कि मेरे भाई, आपको जब लॉसेज देखने को मिले तो आप ये देखो कि उस लॉस के बाद क्या वहां पे सिर्फ रिकवरी आई थी या फिर एक तगड़ा बुल रन आया था। हर बार एक बड़े लॉस के बाद एक रिकवरी आई है, उसके बाद एक बड़ा बुल रन आया है। एग्जांपल देखो, यहां से यहां तक जब क्रैश हुआ उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद जब रिकवरी आई तो लोगों को अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा एक क्रैश होता है और उसके बाद देखोगे तो जो रिकवरी है वो कितनी लंबी और कितनी शानदार होती है। मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। और सेम फेस आप यहां पर भी देख सकते हो कि 2 बार बाजार ने रिकवरी करी, अब तीसरी बार जब रिकवरी करेगा तो चांसेस हाई होंगे कि यहां पे ब्रेकआउट आएगा। क्या ये कोई प्रिडिक्शन है? नहीं। जब बाजार में इतनी लंबी करेक्शन चलती है या फिर इतना बड़ा क्रैश चलता है तो जो हमारा बाजार होता है वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है। और हर इंसान को सिर्फ एक चीज पता है कि जब अच्छी चीज सस्ती मिले तो क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या करना चाहिए। और चीजें यहां खत्म नहीं होती। आप बोलोगे हर बार क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही थी, इस बार क्रूड ऑयल की बात हो रही है। हर क्रैश के पीछे एक डिफरेंट रीजन होता है और वो रीजन इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। और हर बार वो जो दुनिया है वो उससे निकलने का रास्ता देख लेती है। और इस बार भी वही होगा कि दुनिया यहां से निकलने का रास्ता भी देख लेगी। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है और वो कितना मेजर है ये भी समझना जरूरी है। इसके पीछे जो सबसे मेजर रीजन है वो है ब्रेंट क्रूड का। और जब भी ब्रेंट क्रूड की बात होती है तो लोगों को लगता है ये सबसे एक्सपेंसिव लेवल है। नहीं, इससे पहले भी करीब करीब $120 पर बैरल के हिसाब से 2022 के टाइम पे ब्रेंट क्रूड जा चुका है। और अगर आप इससे पीछे देखोगे तो भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये शार्प जो रैली आई है ब्रेंट क्रूड के अंदर, ये शायद पहली बार आई है। लेकिन आप याद रखना ये चीज पहले हो चुकी है। मतलब क्या है,
ये चीज दोबारा होगी। मतलब क्या है, जैसे पहले रिकवरी आई थी वैसे ही बाजार फिर से रिकवर कर जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पैसिमिस्ट होने से लाइफ काम नहीं करती। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी, और जब दुनिया पॉजिटिव है तब आपको पैसिमिस्ट होना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीक के अंदर रैली आई थी तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली थी, अपने पाप धो लेना। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो लास्ट 4-5 वीडियो उठा करके देख लो, लास्ट वीक की सारी वीडियो उठा करके देख लो। मैंने बोला था कि भाई अगर आपको लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में दिक्कत है, उसे बेचो और अपने पास कैश आउट करो, आगे अपॉर्चुनिटी आएगी। और आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी ये भी मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है। ग्राउंड इन्वेजन मतलब जैसे आपको वेनेजुएला के अंदर देखने को मिला था, वेनेजुएला के अंदर भी ग्राउंड इन्वेजन हुई, सीधे सीधे उठा करके ले जाया गया। इसी तरीके से जो ईरान है उसको भी बोला जा रहा है कि आपकी धरती में घुस करके आपकी जितनी भी मिसाइल है, जितने भी आपके एमिनिशंस हैं, इनको बर्बाद करेंगे और ग्राउंड इन्वेजन करेगा यूएस। ईरान ने वार्न कर दिया कि करके तो देखो, आपके भी यहां पे जो मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हैं ना, यहां पे इतने मिसाइल दागेंगे कि जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइस हैं ये $200 पार कर जाएंगे। मतलब क्या है, जो चीज वेनेजुएला के अंदर हो गई वो इतनी आसानी से ईरान के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूएस प्रेशर में है, मिडिल ईस्ट प्रेशर में है, ईरान प्रेशर में है। तो याद रखना, ये जब भी प्रेशर रिलीज होगा, जिस वजह से मार्केट प्रेशर में है, जैसे ही ये वॉर के अंदर रिलीज होगा प्रेशर, देख लेना एक बड़ी रैली आने की पूरी उम्मीद है। इसका एग्जांपल आपको लास्ट वीक देखने को ही मिल गया। जैसे हल्का सा प्रेशर रिलीज होने की उम्मीद आई, बाजार ने रिकवरी दिखाई। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर रिलीज होगा, बाजार रिकवर करेगा। तो अगर आपको डर लग रहा है तो यह चीज सोचो कि आपको जो खोना था वो आप ऑलरेडी खो चुके हो, इससे ज्यादा आप क्या ही खो सकते हो। अगर आपके पास 5 साल, 6 साल, 7 साल का पॉइंट ऑफ व्यू है तो बाजार इस समय पे एक अट्रैक्टिव लेवल पर आता जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉस देख करके डर जाते हो, 15, 20, 25% का लॉस, तो भाई आप नहीं इन्वेस्ट करो। तो आप बाजार से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये जो रिलीज होगा इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद भी इसके रिपल इफेक्ट होंगे, मतलब क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, और भी बहुत सारे डर आने वाले हैं जैसे ही ये मार्केट क्रैश खत्म होगी। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह डिसीजन लो। पॉइंट ऑफ व्यू छोटा है मत इन्वेस्ट करो, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा है, इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया है तो इसी वजह से मैं कहां इन्वेस्ट करूं अब मैं शेयर करता हूं आपके साथ। लेकिन इन सबसे पहले जहां मेरा पॉइंट ऑफ व्यू छोटा था, खराब हो गया था, सेंटीमेंट खराब हो गए थे, कॉन्फिडेंस हिल गया था, मैंने बेच दिया है। अगली बार जो पैसा आया उसको री इन्वेस्ट करूंगा। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे सेंटीमेंट खराब हो गया, हो सकता है आईटी को लेके हो गया हो सकता है स्मॉल कैप को लेकर के हो गया हो, अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको लॉस रिकवर करना है, जहां पर हो रहा है वहीं से रिकवर करना है, ये जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझता। लॉसेस को या बुरी इन्वेस्टमेंट को बेचने का शायद ये बेस्ट टाइम होगा। अब जब मैंने बेचा तो मेरे पास कैश आया, मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके पीछे के रीजंस भी समझते हैं। तो कहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इससे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है रुपीजी। रुपीजी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। 22 साल से लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। सो मस्ट डू चेकआउट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर का ETF फंड ऑफ फंड। ये क्या करता है, ये जो आपका फंड ऑफ फंड है ये इन्वेस्ट करता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। अगर आप एसेट देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 51% गोल्ड, 48% सिल्वर। मतलब क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी SIP है वो 50-50% डिवाइड हो जाएगी। अब बोलोगे गोल्ड और सिल्वर तो बर्बाद हो गया है, गोल्ड तो 15-17% गिर चुका है, सिल्वर तो 40% गिर चुका है। अरे मेरे भाई, आप ये समझो जब वो भाग रहा था तब आप ही लोग थे जो खरीदने के लिए पीछे भाग रहे थे। अब जब वो गिर रहा है तो आप ही लोग जो बोल रहे हो कि चीजें गिर रही है। नहीं, चीजें ऐसी नहीं होती है कि चीजें गिरती है तो वो बुरी नहीं बन जाती है, और चीजें भागती है तो वो सॉलिड नहीं बन जाती। हर चीज एक डेटा को बैक करती है। जैसे गोल्ड एक सेफ हेवन है और वो आज भी है। जब वो ऊपर गया था 2 लाख के आसपास तब भी था, अगर ये 50,000 के आसपास आ जाए तब भी है। मतलब क्या है, दुनिया में जब जब तबाही आएगी, डॉलर जब जब गिरेगा, गोल्ड भागेगा। ये थ्योरी हमेशा याद रखना। कोई गिर रही है तो बुरी नहीं होती, उसके पीछे के बैक क्या कर रहा है, उसके पीछे के रीजन क्या है वो याद रखो। सेकंड चीज, यूएस ने सिल्वर को उठा करके क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई सिल्वर के अंदर जो डिमांड है, जो सेमीकंडक्टर में सिल्वर यूज होता
होता है, जो बैटरीज में सिल्वर यूज होता है, सिल्वर माइनिंग में अभी जो कमियां हैं वो रियल है। यहां पर जो डिमांड है वो खराब नहीं हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, रियल यूज केस खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब ये टाइम होगा यहां पर इन्वेस्ट करने का। अगर आप पहले इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे तो अब जब यहां पर एक ह्यूज करेक्शन आ चुका है तो अब किस बात का डर है? डर इस बात का है क्योंकि पहले भी फोमो में इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर आप अभी भी फोमो में इन्वेस्ट करोगे तो डर जाओगे। लॉजिक समझो, लॉजिक के बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करो, फोमो में नहीं। फोमो में हमेशा लॉस होता है। अगला जो एसेट है जहां पे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं उसका नाम है नैस्डैक 100 ETF। आप यहां पे म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकते हो अगर आपको एसआईपी करनी है, बेस्ट होता है। अब ये जो ETF है इसके पीछे भी सिंपल सा रीजन, अगर आप एक साल के देखोगे तो एक साल में एक अच्छा खासा करेक्शन नैस्डैक में हो चुका है। दुनिया के अंदर तबाही आएगी, मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए तो कौन सा देश है ऐसा जो इन्फ्लेशन को सबसे अच्छे से हैंडल करता है? वो है यूएस, क्योंकि यूएस के पास है डॉलर और यूएस इन्फ्लेशन दुनिया में फैलाता है और खुद को इन्फ्लेशन से बचा करके लड़ करके जीत जाता है। आपको यहां पे डॉलर एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है, इसी के साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलती है। और दुनिया के अंदर डॉलर एज ऑफ नाउ तो कहीं नहीं जा रहा, कोशिश आप कितनी भी कर लो, ये सच्चाई है। और नैस्डैक इतने बड़े डिस्काउंट पे काफी टाइम के बाद आया। देखो पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश है, लेकिन नैस्डैक भी अभी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा क्रैश नहीं हुआ है, अभी भी एक डिसेंट करेक्शन के आसपास जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि क्रैश नहीं हो सकता? नो, क्रैश हो सकता है। ये वॉर चलती है, यहां से भी 15-20% गिर सकता है, लेकिन रिकवरी में भी नैस्डैक रिकवर करेगा क्योंकि ये वॉर का जो इंपैक्ट है ये यूएस पे तो हो रहा है, लेकिन इससे जो इन्फ्लेशन जनरेट होगा ये पूरी की पूरी दुनिया पे होगा। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, ग्लोबलाइज करना है तो नैस्डैक मेरे लिए अच्छा है, मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस अपने ऑल टाइम लो के आसपास आ चुके हैं, 19 के पी के आसपास ये मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से 16% का डिस्काउंट है, जो कि हिस्टोरिकली हमने देखा भी हुआ है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वैल्यूएशन कम हो गई और आप कह रहे हो कि अगर इंडिया बर्बाद होगा तब मेरा पोर्टफोलियो बर्बाद होगा। और आपको क्या लगता है इंडिया बर्बाद होगा? अगर लगता है तो शेयर बाजार में पैसा लगाना बेकार है, अगर नहीं लगता है तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क कितना है निफ्टी 50 में? कम है, रिलेटिवली बाजार से कम है, लेकिन रिवॉर्ड कितना है? इस समय पे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से रिवॉर्ड से ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा दिखता है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अब ये अच्छा दिखता है। अब अगर हम नहीं खरीद सकते निफ्टी 50 तो कोई नहीं खरीद सकता। कोविड वाले आज भी कह रहे हैं कि भाई साहब 6000 पे निफ्टी 50 आएगा तब मैं लूंगा, और आज वाले क्या कह रहे हैं? आज वाले कह रहे हैं जब 20000 पे आएगा तब मैं लूंगा। और दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो हम तो एसआईपी करने वाले हैं। हमने कौन सी बल्क बाय करी है? और जो भी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे एसआईपी बेस्ट होने वाली है, बल्क बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार हो सकता है 15-20% और गिर जाए तो भी जो डाउन साइड स्लोप है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था आपको कि जो भी डाउन साइड वाले स्लोप के अंदर यहां पर इन्वेस्ट करता है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उठाता है, ना कि जो लमसम करता है। अभी यहां पे क्लैरिटी नहीं है तो लमसम करना रिस्की हो सकता है, तो डाउन साइड स्लोप का अपॉर्चुनिटी है, एसआईपी करते रहो, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। मैं भी खुद यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला जो मेरा स्टॉक है उसका नाम है सीडीएसएल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट के साथ चलती है। मार्केट में रिकवरी आती है, सीडीएसएल की रिकवरी आप यहां पर देख सकते हो। मार्केट के अंदर क्रैश आता है, सीडीएसएल का क्रैश आप देख सकते हो। 35 से 45% क्रैश हो सकता है ये स्टॉक, ऑलरेडी 35% से ज्यादा क्रैश हो चुका है ये स्टॉक। मतलब क्या है? डाउन साइड यहां से 15% मान लेते हैं, मैं कहता हूं 50% का क्रैश आ जाएगा, लेकिन क्या 50% रिकवरी नहीं आ सकती? आप यहां पर ऑल टाइम हाई देख लो, जब जब क्रैश आया है तब तब रिकवरी आई है, हिस्टोरिकल ये चीज हो चुकी है। सीडीएसएल का बिजनेस चलता जब शेयर बाजार के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो सीडीएसएल को मिस करना मतलब आप ये कह रहे हो कि बुल रन शेयर बाजार में नहीं आएगा। अगला जो स्टॉक है उसका नाम है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप देखोगे लास्ट 5 साल के अंदर अच्छी खासी गेन्स दिखे, फिर करेक्शन दिखा क्योंकि यहां पे स्प्लिट एंड बोनस आया, लेकिन सीधी सी बात है, जब जब शेयर बाजार के अंदर रिकवरी आएगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेगी, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। आप जाकर के पेपर के ऊपर तो बाय और सेल नहीं करने वाले। तो बीएसई एक ऐसा बिजनेस है कि शेयर बाजार बंद हो जाए तब जाकर के बीएसई और एनएसई के जो स्टॉक्स हैं ये बर्बाद होंगे, क्योंकि ये बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार बंद हो जाएगा या ट्रेडिंग होनी बंद हो जाएगी? अगर ऐसा लगता है तो इन दोनों स्टॉक से दूर रहना। मेरा ओपिनियन है कि ये दोनों स्टॉक्स चलते रहेंगे और जब रिकवरी आएगी तब और ज्यादा वैल्यू
वैल्यूज आएंगी और ज़्यादा वॉल्यूम्स आएंगी। तो इस वजह से मैं इनको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूं। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा हूं मैं 2026 के लिए। जो पाप थे मेरे पोर्टफोलियो से वो मैंने निकाल दिए। वो पाप कौन कौन से थे? जैसे कि HFCL हो गया और इसी तरीके से कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जो मुझे लगा कि भाई आगे चल करके नहीं हो सकता। ट्रेंट हो गया जो मुझे लगा जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, इनको मैंने निकाल दिया। हाँ, लॉसेज में निकाला है, हर इंसान को लॉस होता है, लेकिन लॉस काटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉस तो हो चुका है, उसको बैठ करके रोने से कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करनी है कि रिकवरी में हम रिकवर कर पाएं। इसी के साथ साथ लोगों ने मेरे से काफी बार पूछा है कि भाई एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना जिससे मजा आ जाए देख करके, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है? यस, एक ऐसी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है जिसको मैंने 2026 के अंदर इंप्लीमेंट करना है अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी सही से जाननी है तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें अच्छे से डिटेल में बताई हुई है। मेरी लाइफ के अंदर मुझे ये स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया लगती है। तो एक और स्ट्रेटेजी जो मेरी लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है वो है ये वाली। मस्ट वॉच वीडियो है, जरूर देखना, कुछ अच्छा सीख करके जाओगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।